हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वैली स्कूल जावंस ऑनलाइन क्लासेस। मैं कीर्ति पंड्या आज आपको क्लास 11 की बायोलॉजी सब्जेक्ट की फर्स्ट लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे, जो है जीव विज्ञान परिचय अर्थात बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। जैसे हमें पता है कि जो बायोलॉजी ये जो वर्ड है ये लैटिन के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक है बायोस एंड सेकेंड वन इज अ लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीव, और लॉगस मीन्स होती है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, यानी कि जीवों का अध्ययन करना। अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान की बहुत सारी उपशाखाएं यानी कि सब ब्रांचेस पाई जाती हैं। इसमें देखा गया है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव विज्ञान का अध्ययन किया था, उन सब ने इस चीज को माना है कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो जीवन की क्या है, आधारभूत यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट है। जीव विज्ञान में बहुत सारे ब्रांचेस में आता है। उसके बायोकेमिस्ट्री के जैव रसायन विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अर्थात आणविक जैव विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, इन सभी विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन सब का अध्ययन करने से पहले हम चाहेंगे कि हम जीव विज्ञान का इतिहास भी स्टडी करें, यानी कि हम लोग हिस्ट्री जो है बायोलॉजी की उसकी स्टडी करें, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट जो है वो है अरस्तु। अरस्तु जो है इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं थियोफ्रास्ट। थियोफ्रास्ट जो है ये अरस्तु के स्टूडेंट यानी कि शिष्य है, और ये वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के फादर यानी कि फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है। इनके बाद है एंटन वॉन लीeuwenhoek। एंटन वॉन लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हुए जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उसमें महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इनके वर्क के बाद भी उसमें बहुत सारे कार्य किए गए। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना कार्य किया है, जैसे कि है कैरोलस लिनियस। जो कैरोलस लिनियस है इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर अर्थात द्विपदना पद्धति वर्गीकरण की दी है, और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद उसी प्रकार से कार्य करने के लिए श्लीडन और शॉन इन्होंने वर्क किया, और इन्होंने सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना हुआ होता है, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अर्थात जो कोशिका है ये जीवन की एक मूलभूत इकाई मानी जाती है। इनके बाद आए कार्ल लिनियस, जिन्होंने बेसिक टेक्नोलॉजी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसी प्रकार से उनके बाद साइंटिस्ट आए डार्विन, जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी है, और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में बताया है। उसके बाद आए ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकता पर कार्य किया। उसी प्रकार से जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ग्रीक मॉडल है, इनकी जानकारी दी। मतलब इसी प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना अपना कार्य अलग अलग क्षेत्र में करते हुए जीव विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये तो हमने ओवरऑल सभी वैज्ञानिकों के बारे में देखा, लेकिन अब हमें देखना है कि प्राचीन जो भारत था उसमें जीव विज्ञान किस तरह से कार्यरत था, और कौन से भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या क्या योगदान दिया है।
मीन्स हमें इसमें देखना है कि बायोलॉजिकल साइंस एंशिएंट इंडिया में किस प्रकार से था और उस वक्त कौन से जो इंडियन साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था। जिसमें सबसे फर्स्ट है महर्षि चरक। महर्षि चरक जो है इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन अर्थात चिकित्सा का पिता कहा जाता है। ये पहले ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने पाचन, उपापचय और मानव शरीर प्रतिरक्षा की बारे में जानकारी दी है। मतलब he is the first physician to propose the hypothesis related to digestion, metabolism and immune system of the body। उसी प्रकार से इन्होंने त्रिदोषों के बारे में जानकारी दी है। जो त्रिदोष है, जो कफ, पित्त और वात होते हैं, इनका अगर शरीर में संतुलन ना रहे, अगर इनका असंतुलन हो जाए तो पूरे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मीन्स his theory of disease is also known as the three-dosha theory of disease. We believe that there exists three dosha in our body, that is bile, phlegm and the gas. And the imbalance of these three dosha causes various diseases in our body. उसी प्रकार जो चरक है उन्होंने ये भी बताया था कि मानव के शरीर में उनके दांतों के साथ साथ 360 हड्डियां पाई जाती है। और इन्होंने और एक ये बताया था कि मानव हृदय जो होता है ये शरीर का कंट्रोल करता है, नियंत्रित केंद्र होता है और जो शरीर को 13 स्रोतों से द्वारा पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। मतलब इस चरक था ही स्टडीड ह्यूमन एनाटॉमी and he concluded that there was 360 bones including the teeth, and he also believed that human heart was the center of control for the entire body, and he also concluded that heart was connected to entire body through 13 channels। इसी प्रकार से जो चरक थे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। Charak Samhita is the oldest treatise of Ayurveda and which contain about 1 lakh plants and describe their medicinal properties। जो चरक संहिता है यह आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें 1 लाख पादपों के आयुर्वेदिक औषधीय गुणों और कार्यों का वर्णन पाया जाता है। ये हमने देखा चरक और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। आगे है सुश्रुत। सुश्रुत इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। मतलब इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। He developed a number of surgical techniques and was also an adept in other subject of medicine apart of surgery. He has set fracture bones, removed stones from the urinary canal, conducted cesarean sections and operated to cure cataract. He also started to sterilize his equipments by heating them to prevent infection, and he also used wine and various medications as anesthesia। मतलब जो सुश्रुत थे, जो प्लास्टिक सर्जरी के पिता थे, ये विश्व के पहला चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का प्रचार प्रसार किया। फिर ये क्या कार्य कर लेते थे? ये टूटी हड्डियों को जोड़ना, मूत्र नलिका में जो स्टोन्स यानी कि जो पथरी पाई जाती है उन पथरी को निकालना, उसके बाद शल्य क्रिया द्वारा प्रसव करना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन यानी कि शल्य जो मोतियाबिंद था उसको सही करना, ये सारे कार्य ये करते थे। लेकिन इन सभी कार्यों को करने से पहले जैसे आज के तरीके में हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो सारी मशीनरीज है, उसको हम क्या करते हैं? कीटाणु रहित करते हैं। तो उस समय भी ये जो सारे उपकरण थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको ये गर्म करते थे और उनको कीटाणु रहित कर देते थे। इसके साथ साथ वो शल्य क्रिया से पहले जो भी रोगी था, जो पेशेंट था, उनको मद्यपान कराने के साथ कुछ औषधि देते थे जिससे उनकी
क्रिया संज्ञाहरण हो, यानी कि उनमें एनेस्थीसिया दिया जाता था, जिससे जो भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी शल्य क्रिया कर रहे हैं, उसके दौरान उनको दर्द नहीं होता था। जिस तरह से चरक ने चरक संहिता लिखी थी, उसी प्रकार से सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा हुआ था। He described more than 120 surgical instruments along with the description of 300 surgical procedure. सुश्रुत संहिता जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसमें उन्होंने 120 जो उपकरण थे उनकी जानकारी दी थी, और 300 जो थे उन्होंने मेथड्स यानी कि तरीके इसके बताए थे शल्य क्रिया के लिए। सुश्रुत जो थे, he being an accomplished surgeon was also a capable teacher. He taught his students the fundamental of surgery. He made his students practice first on fruits, vegetables and wax models. From where they graduated to practicing on cadavers. मतलब है कि सुश्रुत क्या थे, शल्य चिकित्सक थे ही, साथ ही साथ वो एक शिक्षक थे, जो अपने जो मेथड्स थी, जो टेक्निक्स थी, वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। अपने शिष्यों को सिखाते वक्त, उनको प्रारंभिक ज्ञान देते वक्त ये क्या करते थे कि जो फल थे, सब्जियां, मोम के जो पुतले थे, उन पर उनको कार्य करवाते थे, और उन पर कार्य करने के बाद भी अगर उनका स्टूडेंट है वो कहीं कमजोर न रह जाए, अल्प ज्ञानी न रह जाए, इसलिए वो उसका शव विच्छेदन, मतलब मरे हुए जो इंसान थे, जानवर थे, उन पर उनका प्रैक्टिकल वर्क करवाते थे। The Sushruta Samhita was first translated in the 8th century into Arabic as Kitab-e Sushrut, and his translation attained significant popularity. सुश्रुत संहिता जो थी, उसका पहला अनुवाद 8वीं शताब्दी में आया था, जिसका नाम था किताब-ए सुश्रुत, जो काफी लोकप्रिय माने गए थे। इसके बाद जो सुश्रुत थे, उनके बाद भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। इनको कहते हैं अ टायरलेस रिसर्चर, दैट मीन्स ये है एक विज्ञान के अनन्य पथिक। From a very young age, he was interested in catching various insects, fishes and water snakes. मतलब इनको छोटी उम्र से ही बहुत सारी कीड़े मकोड़े, मछलियाँ और पानी में जो रहते हैं उन सांपों को पकड़ के उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना इनको बहुत ही अच्छा लगता था। जो ये जेसी बोस थे, ये प्रेसिडेंट्स कॉलेज कोलकाता में फिजिक्स पढ़ाते थे। एट द टाइम ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिक्स इन प्रेसिडेंट्स कॉलेज, he decided to make physics as a center to his research work under the influence of Lord Rayleigh. During his research, Bose believed that there certainly was a connect between the functioning of the living and the non-living world. मतलब जब वो स्टडी कलकत्ता में फिजिक्स यानी कि भौतिकी पढ़ा रहे थे, तब भी उनका कहीं न कहीं ध्यान जीव विज्ञान में लगा हुआ था। वो चाहते थे कि वो एक वैज्ञानिक बने, वो एक साइंटिस्ट बने, लेकिन वो उनका फिजिक्स सब्जेक्ट भी था। दोनों सब्जेक्ट करते वक्त, मतलब उन्होंने उनका कार्य करते वक्त भौतिकी को क्या किया, फिजिक्स को इनका एक केंद्र बिंदु मानते हुए लॉर्ड रेले से प्रभावित हुए, और इनसे प्रभावित होते हुए इन्होंने शोध कार्य किया। इन्होंने ये देखा कि कुछ अक्रिय जो शब्द होते हैं, अक्रिय जो पदार्थ होते हैं, उनका सजीवों के व्यवहार से कुछ न कुछ संबंध पाया जाता है, और उन संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने इन्होंने चाही। 19वीं शताब्दी के पास इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग से हटकर जीवन के भौतिक पहलुओं की ओर बढ़ने लगे, जिसे उन्होंने जैव भौतिकी नाम दिया। बोस इंटरेस्टेड शिफ्ट फ्रॉम हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स टुवर्ड द स्टडीइंग द फिजिक्स बेसिक ऑफ लाइफ विच इज नोन एज बायोफिजिक्स। मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भौतिकी का अध्ययन नहीं किया, तो भौतिकी का अध्ययन करते वक्त भौतिकी का जीव विज्ञान से क्या संबंध है, इनके बारे में इन्होंने स्टडी करनी स्टार्ट की, और उसको नया नाम दिया गया बायोफिजिक्स। बोस स्टडीड सेंसिटिव प्लांट माइमोसा पुदिका,
and the telegraph plant Desmodium gyrans. By stimulating them with electricity, the leaves of sensitive plant fold upon each other on wing touch. This is known as seismonesting. इन्होंने जिनका अध्ययन किया था वो मुख्यतः इन्होंने दो पादपों पे किया, जिसमें एक है छुई मुई की पत्तियां। हमें पता ही है कि जब हम छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श कर लेते हैं तो वो मुरझा जाती है या एक दूसरे के ऊपर झुकने लग जाते हैं। इसको ही कंपानुकुंचन कहा जाता है। और उन्होंने दूसरे प्लांट पे स्टडी की थी, वो था इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जिसको कहते हैं डेस्मोडियम गायरेंस, जिसमें उन्होंने विद्युत दोलन की गति का ध्यान किया था। उसी प्रकार से इन्होंने जो प्लांट्स हैं उनमें वृद्धि को नापने के लिए आरोही माप यानी सेस्मोग्राफ की नाम का एक यंत्र बनाया। फॉर द स्टडी ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट्स ही इन्वेंट एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज सेस्मोग्राफ। इसी प्रकार से इन्होंने पौधों में अध्ययन करते वक्त समय का पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन भी इन्होंने किया था। वृद्धि का प्रभाव अध्ययन करने के लिए उसको कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी नाम की इन्होंने एक नई ब्रांच का भी अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।